Dear learners, we are starting a new series of B.Ed course and we are starting with the first year, first book Childhood and Growing Up. तो यहाँ पर आपको सब्जेक्टिव मटेरियल थ्योरेटिकल के अलावा आपको मिलेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स एंड कैसे आप आंसर राइटिंग करके बेस्ट स्कोर कर सकते हैं। हमारा जो फर्स्ट है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, तो इसके आपका जब भी आप कोई भी स्टार्ट करें आप पढ़ना तो आपके पास सबसे पहले आपका सिलेबस ज़रूर देखें। आपको बुक्स प्रोवाइड कर दी जाती हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको बुक्स हैं वो एज इट इज़ पढ़नी होती है, ठीक है। वो कुछ टॉपिक्स के ऊपर रिटर्न होती है, मे बी आपकी स्पेशलाइज्ड बुक्स हैं तो उनमें हो सकता है यही टॉपिक्स हों ऐसे ही। फिर भी आपके पास सिलेबस ज़रूर होना चाहिए। सिलेबस में सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव्स गिवन है कि आप ये सिलेबस, ये सब्जेक्ट, जैसे कि यहाँ पर आप चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप ये क्यों पढ़ रहे हैं, कितने मार्क्स का है, ये थ्योरेटिकल और इंटरनल इसमें कितने मार्क्स हैं। तो यहाँ पर आपके पास सिलेबस सबसे पहले होना ज़रूरी है। और अगर वो आपके पास रिटर्न फॉर्म में यानी कि हार्ड कॉपी अगर आपके पास है तो वो बेस्ट है, जिससे कि आप अपना अगर कोई पॉइंट वाइज जो आपकी गिवन है सिलेबस में पॉइंट्स, अगर आपको कोई सब पॉइंट उसमें ऐड करना है या कुछ उसमें स्पेशल जो है राइट करना है तो आप कर सकें, और जो हो चुका है उसे आप टू डू लिस्ट में चेक कर सकें, ठीक है। तो ये कुछ ज़रूरी बातें हैं, जब आप बीएड का सिलेबस पढ़ने लगे तो आपके लिए ये चीज़ें ज़रूरी है। अब हमारा जो स्टार्ट है फर्स्ट यूनिट, दैट इज़ अबाउट डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड एट डिफरेंट स्टेजेस। इसमें आप देखेंगे कंसेप्ट, मीनिंग एंड जनरल प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जब हम सुनते हैं तो काफ़ी सिमिलर लगती हैं ये दोनों टर्म्स, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बट इन रियल दे आर नॉट सेम। सिमिलरिटी है कुछ, लेकिन वो क्या है और कितने ये डिफरेंट है, इस बारे में ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है, क्यों अलग अलग है ये, इसके बारे में, इसका कंसेप्ट क्या है, इसके मीनिंग क्या है, जनरल प्रिंसिपल्स, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट जो ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों में ही आएंगी। फिर अक्रॉस वेरियस स्टेजेस फ्रॉम इन्फेंसी टू एडोलेसेंस, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, सोशल एंड मोरल डेवलपमेंट। ये अलग अलग कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको सभी धीरे धीरे कवर करने हैं। उसके बाद कुछ साइकोलॉजिस्ट हैं जैसे पियाजे, कॉलबर्ग, एरिक्सन, तो इनकी अलग अलग जो थ्योरीज हैं वो आपको पढ़नी है। उसके बाद कौन कौन से फैक्टर हैं जो आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं, जब आप इसका कंसेप्ट समझ जाएंगे तो आप फैक्टर्स को भी अच्छे से समझ सकते हैं। उसके बाद पेरेंटिंग स्टाइल और इम्पैक्ट ऑफ मीडिया, ये कुछ अदर टॉपिक्स हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसका जो हम मीनिंग समझते हुए फिर इसके देखेंगे प्रिंसिपल्स। चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप हमारी जो बुक है उसका जो फर्स्ट यूनिट है डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड एट डिफरेंट स्टेजेस, स्टार्ट विद द टॉपिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो सबसे पहले समझते हैं क्या है ग्रोथ और क्या है डेवलपमेंट। ग्रोथ predominantly concentrates on the physical changes that takes place across different parts of the body. Growth is measured using a range of intervals such as height and weight. तो ग्रोथ के बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया यहाँ से हो गया। अब डेवलपमेंट देख लेते हैं। डेवलपमेंट refers to the order of sequence that humans follow and mainly focuses on the attainment of skills and abilities। देखिए मेन क्या है इसमें, स्किल्स एंड एबिलिटीज। और ग्रोथ में क्या था, इट वाज टोटली फिजिकल ग्रोथ, जो आपकी हाइट है, आपका वेट है, इससे रिलेटेड, यानी कि जो आप देख के बता सकते हैं कि हाँ ये चीज इतनी बढ़ रही है। फिजिकल ग्रोथ जो होती है दैट इज ग्रोथ। डेवलपमेंट में क्या है, डेवलपमेंट में आपकी फिजिकल, सोशल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, हर तरीके से जो डेवलपमेंट है वो सारी है। फिजिकल इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि आप कह सकते हो ग्रोथ इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट बट ग्रोथ इज नॉट फुली डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ ग्रोथ से नहीं होता है, इसमें कई सारी चीजें आती हैं, फिजिकल, सोशल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल जो डेवलपमेंट है आपकी, जिसमें आपकी स्किल्स और आपकी एबिलिटीज पर मेन फोकस रहता है, दे आर द डेवलपमेंट। तो सबसे पहले तो आपको कंसेप्ट और मीनिंग समझ में आना चाहिए। उसके बाद कुछ डेफिनेशंस होती हैं जो आपको बहुत ज़रूरी है कि आप उन्हें याद करें।
उन्हें याद करना आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है कि आप जब भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में लिखें तो स्टार्टिंग में कोई ना कोई डेफिनेशन एक या दो ऑथर्स की ज़रूर दे दें। मैंने यहाँ पर डेफिनेशन नहीं दी है बिकॉज आई वांट कि आप अपने आप से भी ज़रूर पढ़ें और जो आपकी कंफर्ट के हिसाब से, क्योंकि कईयों को क्या होती है, लेंथ की प्रॉब्लम आती है, दे कैन नॉट गो विद रॉट लर्निंग। तो अगर वो रट नहीं सकते हैं तो उन्हें जो छोटी वाली होगी वो देखेंगे। अलग अलग आपको किसी ऑथर की जल्दी याद हो जाए तो आप वो कर सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर स्पेशली डेफिनेशन नहीं दी है एंड आपको यहाँ पे समझ में आ जाए तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है वो बता दिया है। और अच्छे से समझने के लिए हम देखते हैं इनके बीच में डिफरेंस आप देखेंगे ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में। तो सबसे पहले इधर आपको गिवन है ग्रोथ एंड दिस साइड डेवलपमेंट। वो आप देख सकते हैं ग्रोथ जो होती है वो क्वांटिटेटिव होती है, लेकिन डेवलपमेंट इज मोर अबाउट क्वालिटी। आपके अंदर स्किल्स कैसी डेवलप हो रही हैं, आपकी जो भी डेवलपमेंट है वो ज़्यादातर क्वालिटेटिव होती है ना कि क्वांटिटेटिव। फिर क्वांटिटी की बात है, अगर हाइट है, लेंथ है आपकी, जो भी है आपके साइज, तो उनको आप अच्छे से, प्रिसाइज का मतलब है बिल्कुल सटीक जो तरीके से आप उन्हें मेजर कर सकते हैं, लेकिन आप ये मेजर नहीं कर सकते। जैसे अगर किसी के बारे में पूछा जाए बुद्धिमान, कोई इंटेलिजेंट कितना है, तो आप एग्जैक्टली उसे मेजर नहीं कर सकते। आप कुछ क्या है टेस्ट यूज कर सकते हैं कि उसका आईक्यू इतना है, एंड दैट इज ऑल्सो नॉट सेम फिर एवरी काइंड। हर टाइम और हर जगह पर वो आईक्यू एज इट इज नहीं रहता है। लेकिन अगर आपकी हाइट है 5 फीट 2 इंच, तो फिर आप कुछ भी कर लीजिए, वो हाइट यही रहेगी। लेकिन आईक्यू हो सकता है आपका किसी टाइम आप अच्छे से, आपकी मेंटली प्रिपेयर हैं आप किसी चीज़ के लिए, तो आप अच्छे से वहाँ पे रिस्पॉन्ड कर सके, कभी ना कर सके। तो ये जो है ये क्वालिटेटिव होता है और इसे मेजर नहीं किया जा सकता। मैच्योरिटी इज अचीव्ड विद टाइम एंड स्टॉप्स। इसका क्या मतलब है, मैच्योरिटी एक टाइम के बाद अचीव हो जाती है और उसके बाद वो ग्रोथ है वो रुक जाती है। जस्ट लाइक आपकी हाइट है, एक सर्टेन एज के बाद वो बढ़ना रुक जाएगी। एक सर्टेन जो है आपकी एज लिमिट के बाद वो हाइट है वो वहीं पर रुक जाए। तो जितनी हाइट है उतनी वो क्या होगी, मैच्योरिटी हुई, कंप्लीट हो गया, वो जो है बढ़ना रुक गया। लेकिन जो आपकी डेवलपमेंट है वो क्या है, लाइफ लॉन्ग कंटिन्यूस प्रोसेस है। आप इसे कह सकते हैं दिस इज नॉट अ कंटिन्यूस प्रोसेस, जबकि डेवलपमेंट है वो कंटिन्यूस प्रोसेस है। कैसे आप ये कह सकते हैं, आप बच्चे की जो, बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है इन द वॉर्म, वहां से लेकर जब तक जो इंसान है वो मरता है, यहाँ पे है वॉर्म टू टॉम, इट इज लाइफ लॉन्ग कंटिन्यूस प्रोसेस फ्रॉम वॉर्म टू टॉम। यानी कि माँ के गर्भ से लेकर जब इंसान खत्म हो जाता है तब तक, यानी कि जिंदगी की शुरुआत से और जिंदगी के अंत तक ये जो है बढ़ती रहती है। आप देखेंगे कि आप भी मानते हैं जिसकी जितनी ज्यादा उम्र होती है कहीं उन्हें बुद्धिमान ज़्यादा समझा जाता है, बिकॉज इट कम्स विद एक्सपीरियंसेस एंड विद नॉलेज। ये बढ़ती रहती है आपकी जो क्या है क्वालिटेटिव, कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं आपकी बॉडी में, आपके माइंड में, आपके इमोशंस में, आपके इंटेलेक्चुअल जो डेवलपमेंट है, आपकी सोसाइटी में क्या जो है आपकी सोशल डेवलपमेंट है, तो हर जगह चेंज आते रहते हैं। सो इट इज़ अ लाइफ लॉन्ग कंटिन्यूस प्रोसेस फ्रॉम वॉर्म टू टॉप। देन इट इज जस्ट वन एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट। जैसा मैंने बताया था कि ये क्या है, फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट है, जबकि जो डेवलपमेंट है इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स एंड हैव मैनी एस्पेक्ट्स, जस्ट लाइक फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, सोशल, इकोनॉमिकली, बहुत तरीके से जो है आपकी डेवलपमेंट हो सकती है। तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। आप किस वे में कहेंगे कि कौन कितना डेवलप है, वो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स थिंग है और इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। ठीक है, इट अकर्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हर एक बॉडी की, आप कह सकते हैं आपकी जो है मसल्स हैं वो इतनी डेवलप हो गई हैं, आपकी ये चीज़ इतनी जो है ग्रोथ हो गई है। तो ग्रोथ है वो एक अलग चीज है एंड इट अकर्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, जबकि दीज आर चेंजेस इन ऑर्गेनिज्म। ये जो सारे चेंजेस होते हैं मेंटल, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, सोशल, वो सारे चेंजेस जो हैं वो क्या होते हैं, डेवलपमेंट में काउंट होते हैं। इट इज डायरेक्शनल, इट इज प्रोग्रेसिव एंड सीक्वेंशियल। अब डायरेक्शन की बात हो सकती है, आप देखेंगे हाइट है वो ज़्यादा बढ़ती जा रही है या आपकी जो है विड्थ बढ़ रही है, तो वो एक ग्रोथ में आ जाता है पार्ट। जबकि ये क्या होता है, कितनी आपने प्रोग्रेस की है, और इन सीक्वेंस। ठीक है, एक सीक्वेंस भी होता है जो हम आगे देखेंगे।
इंडिविजुअल डिफरेंसेस एग्जिस्ट इन ग्रोथ एंड इंडिविजुअल डिफरेंस इन लेवल ऑफ डेवलपमेंट। तो ये दोनों में ही होता है। इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय लर्निंग। लर्निंग से आपकी ग्रोथ पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, जबकि आपके जो मेंटल, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, सोशल जो बाकी एस्पेक्ट्स हैं उनमें चेंजेस आता है। सो लर्निंग एंड एक्सपीरियंसेस अफेक्ट्स, इसीलिए ये इंसान मरने तक कुछ ना कुछ सीखता रहता है। सो दिस इज डेवलपमेंट। ग्रोथ इज ऑब्जर्व्ड एंड मेजर्ड बाय टूल्स। जो ग्रोथ है उसे ऑब्जर्व किया जा सकता है, मेजर किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ टूल्स। तो जैसे मैंने यहाँ पर बताया था, दे कैन बी मेजर्ड प्रिसाइजली। बट जो आपकी क्वालिटेटिव क्या होती है, डेवलपमेंट होती है, इसको आप एस्टिमेट कर सकते हैं, उसके कुछ असेसमेंट कर सकते हैं कुछ पर्टिकुलर टेस्ट से। जैसे कि आप IQ टेस्ट करके और ये बता सकते हैं कि किसी का जो है मेंटल डेवलपमेंट कैसा हुआ है। देन ग्रोथ में और मे नॉट ब्रिंग अबाउट डेवलपमेंट। ज़रूरी नहीं है कि किसी ग्रोथ से अच्छे से डेवलपमेंट हो सके, बिकॉज इट इज़ क्वांटिटेटिव एंड इट इज़ क्वालिटेटिव। और जो आपकी डेवलपमेंट है दैट इज़ पॉसिबल विदाउट ग्रोथ। ज़रूरी नहीं है कि आपकी बॉडी में कोई ग्रोथ है उसके बाद ही डेवलपमेंट हो सकता है आपकी मेंटल डेवलपमेंट हो रही है, इंटेलेक्चुअल या सोशल या इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हो रही है, तो उसके लिए आपको ग्रोथ की ज़रूरत नहीं है। आपकी बॉडी में कोई ग्रोथ हो तभी ये हो, ये ज़रूरी नहीं है। So it may or may not bring about development, and development is possible without growth. तो ये हो जाते हैं difference between growth and development. Let us now see the principles of growth and development. क्या क्या ऐसे सिद्धांत हैं जिन्हें जो है ग्रोथ और डेवलपमेंट फॉलो करते हैं। तो सबसे पहला जो है प्रिंसिपल, दिस इज प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी यानी निरंतरता। तो निरंतरता का जो प्रिंसिपल है वो कौन फॉलो करता है? कंटिन्यूटी का प्रिंसिपल फॉलो करते हैं डेवलपमेंट, बिकॉज इट गोज फ्रॉम वॉर्म टू टॉम। यानी कि जीवन के पूरे रास्ते में, पूरे जीवन के साथ ये जो डेवलपमेंट है वो चलती है। बट ग्रोथ क्या होती है, एक टाइम बाद रुक जाती है। बट डेवलपमेंट नेवर ceases. All individuals starting his life from a tiny cell develops his body and mind. एक बहुत ही छोटे से सेल से स्टार्ट होती है और उसके बाद उसकी पूरी बॉडी, उसका माइंड बनता है और धीरे धीरे वो डेवलपमेंट चलती रहती है। एंड फ्रॉम वॉर्म में क्या होता है, वो एक सेल के रूप में होता है, जबकि टॉम में वो क्या होता है, अपनी जो लाइफ है वो कंप्लीट कर चुका होता है। तो मरने तक व्यक्ति कुछ ना कुछ सीखता है, कुछ ना कुछ उसकी डेवलपमेंट होती रहती है, कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, इंटेलेक्चुअली, इंटेलिजेंस उसकी जो है, तो हर तरीके से जो है डेवलपमेंट चलती रहती है। देन कम्स द प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी कि हर एक व्यक्ति का जो ग्रोथ है, जो डेवलपमेंट है, दोनों ही अपने अपने तरीके से होती है। कुछ होते हैं कि 15 साल की उम्र में उनकी जो हाइट है वो कंप्लीट एक अच्छे 6 फुट या फिर इससे ज़्यादा हो चुकी है, मतलब जितना उसको ग्रो करना है उसकी हाइट अच्छे से बढ़ चुकी है। कोई होता है कि 20 से अबव हो गया है, फिर भी उसकी ग्रोथ जो है वो कंटिन्यूटी है, उनकी चल रही है, 20 या 21 तक उसकी ग्रोथ चल रही होती है। तो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस सब में होता है। अगर आप बात करें क्लासरूम में 10 बच्चे अगर हैं, 50 बच्चे हैं, तो हर एक बच्चे की सीखने का जो तरीका होता है वो हर एक सब्जेक्ट में एक जैसा नहीं होता। और हर एक सब्जेक्ट में बात करें, एक ही सब्जेक्ट में हर एक बच्चे की जो सीखने की स्पीड है, सीखने का जो तरीका है वो एक ही नहीं होता। तो ये सब क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। देन कम्स द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डरली डेवलपमेंट, यानी कि एक सीक्वेंस में ही चलता है। डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। जैसे कि शुरुआत में बच्चा क्या है, जब बोलने लगेगा तो वो बहुत ही कुछ जो है साउंड्स क्रिएट करेगा जिन्हें आप समझ भी ना पाए कि वो क्या कह रहा है। फिर वो धीरे धीरे वो कुछ पर्टिकुलर साउंड्स को पकड़ के ये समझने लगेगा कि कौन से साउंड को कैसे यूज करना है। उसके बाद वो वर्ड्स बोलना शुरू करेगा, देन वो धीरे धीरे सेंटेंस बनाना सीखेगा। तो एक ऑर्डर में ही चलता है। ऐसा नहीं है कि बच्चे ने जो है अभी तक तुतलाना भी शुरू नहीं किया और वो सीधा आपको सेंटेंस बोल के सुना देगा, ऐसा नहीं होने वाला। तो क्या होता है, ऑर्डरली डेवलपमेंट का ये प्रिंसिपल है जिसमें जनरल टू स्पेसिफिक ये डेवलपमेंट और ग्रोथ होती है। द चाइल्ड फर्स्ट लर्न्स जनरल थिंग्स,
पहले वो जनरल थिंग्स सीखता है, एंड इट इज ओनली आफ्टरवर्ड्स दैट ही लर्न स्पेसिफिक और पर्टिकुलर थिंग्स। अब आप देखिए कोई बच्चा है, उसने जब लिखना शुरू किया तो सबसे पहले जनरल थिंग्स की कोई लाइन कैसे बनाते हैं, सर्कल कैसे बनाते हैं, उसके बाद वो देखेगा, वो धीरे धीरे उसका जो है पर्टिकुलर थिंग्स कि आप ऐसे करके ये फ्लावर बना सकते हैं, ठीक है। फिर उसकी क्या है, माइन्यूट उसकी जो थिंग्स हैं फाइन आर्ट्स तक जा सकता है। तो जो स्पेसिफिक और पर्टिकुलर थिंग्स हैं वो बहुत बाद में आती हैं, पहले क्या होती है, जनरल थिंग्स देखता है बच्चा। तो ये हुआ प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डरली डेवलपमेंट। देन यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न। तो एक जो है पैटर्न में सब चलता है, जैसा कि अभी हमने थर्ड प्रिंसिपल में देखा था, कुछ वैसा ही है यहाँ पर कि एक पैटर्न वाइज ही चलता है। ऑल द डेवलपमेंट डज नॉट प्रोसीड एट अ यूनिफॉर्म रेट, हालांकि वो एक यूनिफॉर्म रेट पर, एक लगातार एक ही जैसे रेट पर नहीं बढ़ती है। हो सकता है किसी टाइम किसी एज में बच्चे की हाइट है वो अच्छे से ग्रो कर रही है, फिर उसकी ग्रोथ जो है उसकी स्पीड कम हो जाती है, फिर एकदम से स्पीड बहुत बढ़ जाती है किसी एज पर, तो एक यूनिफॉर्म रेट पर नहीं चलती। एंड शोज मार्क्ड इंडिविजुअल डिफरेंसेस, और हर एक व्यक्ति के अनुसार भी ये क्या होती है, अलग अलग होती है। येट इट फॉलोज अ डेफिनेट सीक्वेंस, फिर भी एक सीक्वेंस फॉलो करती है। जैसे कि शुरुआत में बच्चे के 2 दांत आएंगे ऊपर ऊपर के, फिर धीरे धीरे नीचे के दांत आएंगे, उसके बाद धीरे धीरे पीछे की जो जाड़ होती है दैट मोलर एंड प्रीमोलर टीथ्स वो आएंगे। तो एक पैटर्न जरूर होता है और वो लगभग सभी में देखने को मिलता है, ऑलमोस्ट सभी में वो पैटर्न देखने को मिलता है, लेकिन हर एक की रेट अलग अलग एज पे और जो है वो अलग अलग होती है, लेकिन सीक्वेंस वो फॉलो करती है कि बच्चे की किस टाइम पे कौन सी ग्रोथ हो रही होती है, ठीक है। तो ये एक सीक्वेंस वो फिर भी फॉलो करते हैं। देन कम्स प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन एंड मैच्योरेशन एंड लर्निंग। इंटरेक्ट करेगा, मैच्योरेशन तक पहुंचेगा, लर्निंग। 3 वर्ड्स हैं, तीनों वर्ड्स को देखते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अकर्स बोथ एज अ रिजल्ट ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग। तो दोनों ही मैच्योरेशन लेवल और लर्निंग पर डिपेंड करती है। मैच्योरेशन क्या मतलब है, मैच्योरेशन होता है कि किसी कि जैसे जो ग्रोथ होती है उसको जो आपका फाइनल लेवल है, हाईएस्ट जो लेवल है उसे अटेन कर लेना। कि अगर आपकी हाइट है, एक सर्टेन हाइट तक आपकी हाइट बढ़नी है और वहां तक आपने अटेंड जो है अपनी हाइट कंप्लीट कर ली है, तो उसके बाद ये क्या है, ये आपका मैच्योरेशन लेवल है, इससे ज़्यादा आपकी हाइट नहीं बढ़ेगी। तो ठीक है, तो ग्रोथ जो है वो मैच्योरेशन का भी रिजल्ट है। किसी बच्चे ने इतनी ग्रोथ दिखाई, हो सकता है कोई बच्चा इससे ज़्यादा ग्रोथ दिखा दे, हो सकता है किसी का मैच्योरेशन लेवल इतना है तो वो इतना ही ग्रो कर पाए। तो ये सब क्या है, डिफरेंस होते हैं। तो मैच्योरेशन से जो ग्रोथ है वो डिपेंड करती है, लर्निंग कुछ ना कुछ सीखते हैं, उससे आपकी डेवलपमेंट होती है। आप किस किस चीज़ से, किस तरीके से, किस व्यक्ति से इंटरेक्ट करते हैं, मिलते जुलते हैं, क्या बात होती है, क्या उससे सीखते हैं, तो इस सब से आपकी डेवलपमेंट है वो अच्छे से डिपेंड करती है। सो मैच्योरेशन रेफर्स टू change in development organism and learning devotees the change in behavior, ठीक है। नाउ द प्रिंसिपल ऑफ यूनिक डेवलपमेंट, यानी कि हर एक की डेवलपमेंट यूनिक होती है। Individual differ individually with regards to their time schedules. That is, all children with first sit up, crawl and stand up. हो सकता है कोई 6th मंथ का जब हो जाता है तब उसने पहली बार वो अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है कोई 1 साल का होने पर वो अपने पैरों पर खड़ा हो, वो कब जो है क्रॉलिंग शुरू करे, और हो सकता है कुछ बच्चे क्रॉल करते ही नहीं है। तो अपना अपना टाइम होता है, हो सकता है वो टाइम लिमिटेशन जो है वो बहुत कम हो, या उसकी बॉडी स्ट्रक्चर ऐसी है कि वो क्रॉलिंग ना करे, उसको हाथ पकड़ के आप खड़ा होके और सीधा चलना ही सिखा दें, वैन तक एज उसकी जब वैसी हो जाती है। तो हर एक बच्चे का जो अपना अपना टाइम शेड्यूल होता है। कोई होता है कि 6 महीने में ही वो कुछ शब्द जो हैं उन्हें बोल सके, जैसे कि माँ बहुत एक छोटा सा वर्ड है, तो हो सकता है कुछ बच्चे बहुत जल्दी बोलने लगे और हो सकता है कुछ बच्चे बहुत देर से बोलना शुरू करें। तो अपनी अपनी यूनिक डेवलपमेंट होती है, अपनी अपनी टाइमलाइन होती है, अपना अपना टाइम शेड्यूल होता है उनकी ग्रोथ का एंड डेवलपमेंट का। नाउ कम्स द प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशियल डेवलपमेंट।
अब आप एक चीज देख रहे होंगे कि हर एक चीज एक दूसरे से थोड़ी सी मिलती जुलती लग रही है, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही अलग है। तो आपको बीएड में ऐसा बहुत कुछ जो है टॉपिक्स देखने को मिलेंगे कि कुछ अलग वर्डिंग, उसका बोलने का तरीका चेंज होते ही वो टॉपिक ही चेंज हो जाता है। ठीक है। डिफरेंशियल डेवलपमेंट में क्या है, देयर इज अ प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशियल डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल चाइल्ड, गर्ल्स मैच्योर अर्लियर इन कंपैरिजन टू बॉयज। ठीक है। तो ये अपना अपना जो मेल और फीमेल है, आप देखेंगे कि उनका अपना टाइमलाइन में थोड़ा सा एक अलग शेड्यूल रहता है और फीमेल चिल्ड्रन में एक अलग शेड्यूल रहता है। तो उनमें एक आपको सिमिलरिटी देखने को मिलेगी इन ऑल द मेल्स, और सिमिलरिटी देखने को मिलेगी इन ऑल द फीमेल्स। और कॉमन ये देखने को मिला है कि गर्ल्स मैच्योर जल्दी हो जाती है, लाइक उनको जितनी हाइट अटेन करनी है उस एज तक, बॉयज की हाइट उससे एक ज़्यादा एज तक वो ग्रो कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिनमें ये देखने को मिला है कि गर्ल्स हैं वो जल्दी मैच्योर हो जाती हैं इन कंपैरिजन टू बॉयज। देन प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेटेड डेवलपमेंट, यानी कि डेवलपमेंट के जितने भी एस्पेक्ट हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब देखिए, अगर किसी की फिजिकल ग्रोथ बहुत अच्छे से हो रही है तो हो सकता है उसकी वजह से उसके अंदर जो है इतनी खुशी और इतना आत्मविश्वास बने, तो वो क्या होगा, इमोशनली, सोशली, इंटेलेक्चुअली भी अपने आप को बहुत जल्दी डेवलप कर लेगा। वहीं अगर किसी के अंदर हीन भावना आ जाती है किसी एक एस्पेक्ट को लेकर, तो बाकी की उसके जो एस्पेक्ट हैं वो भी सारे धीरे धीरे क्या होंगे, ठीक से ग्रो नहीं कर पाएंगे, ठीक से डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी। इसका मतलब क्या है कि डेवलपमेंट जब होती है, डेवलपमेंट अकर्स एज अ होल, वो अकेले एक एस्पेक्ट का नहीं होता बल्कि एज अ होल अकर होती है। फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, सोशल, अदर टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, सभी जो डेवलपमेंट के एस्पेक्ट हैं दे आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे पर डिपेंड भी करते हैं। पूरी तरह नहीं है, ऐसा नहीं है कि किसी की फिजिकल डेवलपमेंट अच्छी नहीं हुई तो वो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट उसकी अच्छी नहीं होगी, लेकिन कहीं ना कहीं वो इंटर रिलेटेड हैं और इंटरडिपेंडेंट भी हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया, तो उसमें फिजिकल और इमोशनल और उसके साथ ही सोशल भी हो सकता है। ठीक है, कौन उसके उसके साथ कैसा बिहेवियर करेगा ये भी डिपेंड कर सकता है उसकी फिजिकल डेवलपमेंट पर। तो सारी जो डेवलपमेंट है वो इंटर रिलेटेड है और कहीं ना कहीं वो इंटरडिपेंडेंट भी हैं। देन कम्स द प्रिंसिपल ऑफ क्यूमुलेटिव डेवलपमेंट। क्यूमुलेटिव यानी एक साथ जो होती है। ठीक है, इट मीन्स टू एड अप इन डेवलपमेंट अ सिंगल एक्सपीरियंस मैटर्स एंड इट डज नॉट गो वेस्ट। जैसे कि क्लास में बच्चे ने शरारत की और टीचर ने या उसके जो पीयर ग्रुप है, नॉट टीचर, हम देखते हैं उसने कोई शरारत की और उसका जो पीयर ग्रुप है वो खुश होके जो है हंसता है, खुश होता है, तो उसे लगेगा मैंने कुछ अच्छा किया है और वो अगली बार उसे दोहराने का, जब भी उसको टाइम मिलेगा वो उसे दोहरा सकता है। वो उसकी मिस्टेक भी हो सकती है जिस पर बच्चे जो है उसे लगा कि उसे खुश हुए हैं। ठीक है, तो जहां उसे लगेगा, तो हर एक सिंगल एक्सपीरियंस भी मैटर करता है। किसी बच्चे ने कोई ऐसा जो है ड्रामा देख लिया, कोई ऐसा कुछ ऐसा देख लिया जो उसे नहीं देखना चाहिए था, तो हो सकता है अचानक से उसके माइंड पर वो इतना इल इफेक्ट डाले कि वो थ्रू आउट लाइफ उसे रिकवर ना हो पाए। तो ऐसा किसी उसमें हो सकता है। ठीक है, मान लीजिए किसी ने देख लिया कि घर में अशांति का माहौल है, हिंसा हो रही है, तो वो थ्रू आउट लाइफ मैटर कर सकता है। हो सकता है उसने सिर्फ एक बार ही ये देखा हो, लेकिन यही है कि अ सिंगल एक्सपीरियंस मैटर, हर एक जो एक्सपीरियंस है वो मैटर करता है और वो वेस्ट नहीं जाता है। आप जब किसी बच्चे को किसी चीज़ के लिए अप्रिशिएट करते हैं या उसे क्या करते हैं, पनिशमेंट अगर उसे किसी टाइप से मिल जाती है, तो हर एक एक्सपीरियंस मैटर करता है एंड नथिंग गोज वेस्ट। Then comes principle of interaction of heredity and environment. हेरिडिटी और इन्वायरमेंट कैसे मैटर करते हैं। देखिए, जब भी आप ये कर रहे हैं तो आपको लगेगा कि क्या इतने सारे प्रिंसिपल्स सभी आपको लिखने हैं। तो बात ये है कि आपको जितने याद रह जाए उतनी अच्छी बात है, आप उतने अपने एग्जाम टाइम में लिखें, बिकॉज ऑल आर इम्पोर्टेंट। कई ऐसे लगते हैं जो एक जैसे हैं,
तो उन्हें हम एक ही में accumulate कर देते हैं, इकट्ठा कर देते हैं, and we cannot remind at the exam time, so that is not a very big deal. आपको ये नहीं कहेंगे कि 11 प्रिंसिपल लिखिए, हो सकता है आपकी बुक में या आपके टीचर आपको इससे ज़्यादा भी बता दे, इससे कम भी बता दे, बट ये सभी हैं और कहीं ना कहीं आप इससे रिलेट करके देख रहे होंगे दैट ऑल आर वैल्यूएबल। प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। हेरिडिटी यानी कि वंशानुगत जो आपको मिला है, और इन्वायरमेंट यानी आपके आसपास का इन्वायरमेंट कैसा है, उससे आपका इंटरेक्शन कैसे हुआ, इससे भी आपकी डेवलपमेंट और आपकी ग्रोथ डिपेंड करती है। हेरिडिटी यानी वंश, हो सकता है कि आपकी फैमिली में जो हाइट रही है, हो सकता है सभी की हाइट बहुत ज़्यादा होती रही है, तो पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि आपकी भी हाइट एक अच्छे लेवल पर पहुंचे। हो सकता है कि आपकी फैमिली में सभी की हाइट जो है वो छोटी रहती थी, तो आपकी भी हाइट उसी अकॉर्डिंग रहे। ठीक है, तो ये जो है हेरिडिटी पर भी डिपेंड करता है, और इसीलिए आप देखेंगे कि जो प्लेनर एरियाज है, जो समतल भूमि रहती है, वहां पे जो लोग रहते हैं उनकी हाइट थोड़ी ज्यादा होती है, जबकि जो पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं उनकी हाइट कम होती है। और अगर आप देखें कि बिल्कुल ही आप जो आइस से कवर्ड जो रहते हैं, वहां पर जो लोग रहते हैं उनकी हाइट, तो ऐसे में आप ऐसी बहुत सारी जो है जनजातियां देख सकते हैं वेयर दे आर वेरी टाइनी इन साइज, जिनका हाइट बहुत कम रहता है। ठीक है, और जो प्लेनर एरियाज हैं नियर द इक्वेटर, वहां पर लोगों की हाइट काफी ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू दोज हु लिव्स नियर पोलर एरियाज। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का आप इतना ज़्यादा असर देख सकते हैं। ये असर आपको स्किन टेक्सचर में, स्किन टोन में भी दिख जाएगा, एंड आप उनका जो है जैसे फेस से देखकर आप कई लोगों की जगह ये बता सकते हैं दैट दे आर चाइनीज, जापानीज। ठीक है, तो आप ये कैसे बता सकते हैं, वो उनकी हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के अडेप्टेशन के कारण होता है। ठीक है, तो डेवलपमेंट जो है वो बहुत डिपेंड करती है हेरिडिटी पर भी, इन्वायरमेंट पर भी। इसके अलावा इन्वायरमेंट में सिर्फ आपकी ये इन्वायरमेंट नहीं आता, आपके घर का इन्वायरमेंट कैसा है, आपकी बाकी इन्वायरमेंट कैसा है, तो उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं, तो ये सारी जो वंशानुगत जो है और इन्वायरमेंट सब मिलकर ही एक जॉइंट प्रोडक्ट जो मिलता है आखिर में, वही आपकी डेवलपमेंट फाइनल होती है, एंड विद दैट इंडिविजुअल डिफरेंसेस रहते ही हैं। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल एक दूसरे को जो है क्रॉस कहीं नहीं करते, सभी कहीं ना कहीं जैसा कि बताया था, डेवलपमेंट क्या है, क्यूमुलेटिव होती है, इंटर रिलेटेड और इंटर डिपेंडेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल एंड नॉट लीनियर, यानी कि एक बिल्कुल ऐसे आप कहो कि इस स्पीड से, इसी गति से, इसी तरीके से एक डेवलपमेंट होता रहा, तो ऐसा नहीं मिलेगा। जैसे कि आप देखेंगे, आपको एक वो बताया था कि हर एक जगह पर, हर एक एज पर एक जैसी स्पीड नहीं रहती। हो सकता है किसी टाइम पर आपकी जो है हाइट बढ़ रही है, किसी टाइम पर आपकी मसल्स हैं वो अच्छे से ग्रो कर रही हैं, किसी टाइम पर आपकी किसी तरह की डेवलपमेंट हो रही है, तो ये लीनियर नहीं होती, उसकी स्पीड कहीं कम हो जाती है, कहीं स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाती है। So the child does not proceed straightly on the path of development with a constant rate. Actually, he makes advancement during a particular period but takes rest in the next following period. यहाँ पर कुछ spelling mistakes हैं. This is next and constant के बाद यहाँ rate या speed नहीं लिखा है. So following periods to consolidate his development. In advancing further, therefore, he turns back and then moves forward again like a spiral. जैसा कि आप देख सकते हैं, किसी का जो है वेट बढ़ रहा है, हाइट बढ़ रही है, दोनों बढ़ रहे हैं, फिर एक टाइम आएगा कि उसकी जो है वेट इतना अच्छे से नहीं बढ़ रहा है, हाइट बढ़ रही होगी, तो उस टाइम पे आप देखेंगे कि उसकी अगर बॉडी साइज जो है वो बढ़ गया है तो वो कम हो जाएगा। फिर एक टाइम बाद हाइट रुक जाएगी, हाइट कंप्लीट हो गई जितना बढ़ना था, उसके बाद बॉडी है वो फिर से डेवलप होना शुरू होगी, मसल्स जो है वो अच्छे से ज्यादा डेवलप होंगी, तो उसका वेट भी बढ़ेगा, उसका साइज भी बढ़ेगा। ठीक है, तो क्या होता है कि
एक बार चलती है, फिर टर्न्स बैक भी होती है, मूव फॉरवर्ड भी होती है, कभी कभी टर्न बैक नहीं होता, थोड़ा सा जो है स्पीड कम हो जाती है, बट वो कांस्टेंट रेट पर एक लगातार चलने वाली कोई चीज नहीं है, ना ही डेवलपमेंट और ना ही ग्रोथ। कभी कभी वो क्या है, स्पाइरल जैसा बिहेवियर रखती है, कभी स्पाइरल की जो टर्न्स बैक वाली जो पॉलिसी है ये नहीं फॉलो करती। ठीक है, जैसा कि आप देखेंगे कि लगभग जब बॉयज में मेनली 15 से 20 के बीच में उनकी हाइट जो है वो बहुत ज्यादा ग्रो कर रही होती है और उनका साइज जो है वो कम हो जाता है, वो बहुत पतले स्लिम लगने लगते हैं। देन एक टाइम बाद वो क्या होता है, जब उनकी हाइट अच्छे से ग्रो कर चुकी होती है उसके बाद उनकी बॉडी का जो साइज है वो फिर से बढ़ने लगता है। ठीक है, तो ये कुछ हो गया प्रिंसिपल्स ऑफ स्पाइरल एंड नॉट लीनियर। उसके बाद आ जाती हैं एजुकेशन इम्प्लीकेशंस। इनकी आप एजुकेशनल जो आपकी यूज है उनमें आप इनका क्या बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा इन प्रिंसिपल्स को जानने के बाद। तो इनके बारे में जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है, यूजफुल है पेरेंट्स के लिए भी, टीचर्स के लिए तो है ही, एजुकेशनिस्ट के लिए है। ठीक है, तो पेरेंट्स टीचर्स एजुकेशनिस्ट यानी कि सभी के लिए इनके बारे में जो है नॉलेज होना जरूरी है। इनकी नॉलेज ना होने की वजह से ही कईयों में कंपैरिजन करने लगते हैं। कई बार ये देखने को मिलता है कि कुछ चीजें लाइक एक फोबिया जो बच्चों में आ जाता है बिकॉज ऑफ दैट, शर्मा जी का बेटा ऐसा कर रहा है आप ऐसा नहीं कर पा रहे, या वो इतनी जल्दी ये कर रहा है आप इतनी जल्दी नहीं कर पा रहे। तो इस टाइप के जो कंपैरिजन आते हैं वो इन्हीं वजह से आते हैं कि आपको नहीं जब ये पता होता कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस का जो प्रिंसिपल है, अपने अपनी जो इंडिविजुअल रेट जो होता है वो अलग अलग होता है। तो इस तरह की चीजें जो हैं वो सभी को जाननी जरूरी है, जिससे कि जो बच्चा है वो डेवलपमेंट और ग्रोथ के टाइम एक अच्छे तरीके से हम उससे इंटरेक्ट कर सकें। ठीक है, तो कुछ इसके प्रिंसिपल से क्या बेनिफिट हो रहा है। सबसे पहला, एडजस्टिंग स्कूल प्रोग्राम। हमें क्या बेनिफिट होगा, हमें पता होगा कि हमें स्कूल प्रोग्राम को कैसे एडजस्ट करना है, प्रोसीजर्स हमें क्या क्या अपनाने हैं, कौन कौन सी प्रैक्टिसेस हमें यूज करनी है according to the level of development of the child, and hence his teaching can become very effective in the क्लास। जैसे आप देखेंगे बच्चों को फन वेज में ज्यादा पढ़ाते हैं, उनकी जो बुक्स होंगी उनमें ज्यादा लिखा हुआ कम होगा, पिक्चर्स वगैरह ज्यादा होंगी। तो क्योंकि ये देखना जरूरी है कि वो बच्चे किस लेवल पे क्या कैसे उनकी डेवलपमेंट हो रही है, तो वो उसको पढ़ने से ज्यादा उसको देखकर सीख पाएंगे। वो इमेजिनेशन में, अपनी इमेजिनेशन में बहुत कुछ वहां पर सोचते हैं, लेकिन अगर हम कहें जो आपके देखे होंगे आपने मैथ्स में 6th 7th 8th में जब आते हैं लेट दिस, अज्यूम दिस, और अलजेब्रा आता है जब एक्स वाई जेड, तो क्या होता है कि वो चीजें आप उस लेवल पर सीख पा रहे होते हैं, लेकिन अगर बहुत छोटे बच्चे को कहेंगे आप तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, वो उसे सीख नहीं पाएगा। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप कैसे अपना जो आपको जो सिखाना है उसे आप कैसे एडजस्ट करेंगे। आपके स्कूल के जो डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं वो बच्चों के डेवलपमेंट के लेवल के अकॉर्डिंग मैच होना चाहिए, और कैसे आप टीचिंग करते हैं वो उनके साथ, उनकी टीचिंग तरीकों के साथ मैच होना चाहिए, और वो भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस के साथ आपको फॉलो करना होता है। देन सिंपैथेटिक हैंडलिंग। अगर आपको नहीं पता कि बच्चा वैसा बिहेवियर क्यों कर रहा है, तो हो सकता है टीचर उससे इरिटेट हो जाए और वो उसको ठीक से हैंडल ना कर पाए, हो सकता है वो उसे अपना गुस्सा गुस्सा जो है वो शो कर दे। तो ये जो है आपको पता होना चाहिए कि कैसे आप सिंपैथेटिकली हैंडल कर सकते हैं, और वो तभी कर सकते हैं जब आपको पता हो कि इसमें बच्चे की गलती नहीं है, ये तरीका है बच्चे के सीखने का, या फिर वो वैसा बिहेवियर अगर शो कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है, आपको उसको पहचानने में आसानी होगी, और जब पहचानेंगे जानेंगे तभी आप उसे सिंपैथेटिकली हैंडल कर सकते हैं। So it helps parents and teachers in treating their children or pupils sympathetically and solving their problems in realistic way। तभी आप उन्हें एक सही तरीके से, एक रियल लाइफ में जो वो एप्लीकेबल हो सही तरीका, उस वे से आप उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट इज इफेक्टिव गाइडेंस। आप अच्छे से उन्हें गाइड कब कर सकते हैं, जब आपको पता हो कि बच्चे की डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए क्या जरूरी है, क्या सही है, और बच्चा क्या कर रहा है। So it helps the teacher in providing the proper guidance program by having understanding of the individual differences of the children। जब आपको पता हो कि बच्चा जो है डांसिंग में बहुत अच्छा कर रहा है तभी आप उसे डांस क्लासेस में डालेंगे। ठीक है, आपको पता चले कि बच्चा जो है वो
एथलेटिक्स में बहुत अच्छा कर रहा है, तभी आप उसे गाइड कर पाएंगे कि आप एथलेटिक्स ज्वाइन करें, आप कौन से स्पोर्ट्स में जा सकते हैं, आप कौन से कल्चरल प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो उसके लिए इफेक्टिव गाइडेंस कब होगी, जब आपको इन प्रिंसिपल्स के बारे में जानकारी हो। अदरवाइज सभी बच्चों को एक जैसा ट्रीटमेंट देने की कोशिश में उनके साथ वो बिहेवियर गलत हो जाता है, उनकी गाइडेंस गलत हो जाती है। नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ चाइल्डहुड पीरियड। अब देखिए, बच्चे का बचपना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर वो बचपना उससे छीन लिया जाए तो वो डेवलपमेंट उसकी ठीक से नहीं हो पाती। जब आपको पता होता है कि बचपने में क्या क्या ज़रूरी है, ठीक है, सो इट हेल्प्स द पेरेंट्स एंड टीचर्स इन नोइंग द इम्पोर्टेंस ऑफ चाइल्डहुड पीरियड। जब उनको इन पीरियड्स के बारे में, इन जो है प्रिंसिपल्स के बारे में अच्छे से पता होगा, तभी वो इनकी इम्पोर्टेंस अच्छे से समझ पाएंगे। Hence, parents and teachers should provide a large variety of social and emotional experience। तो उसे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, जितना आप ज़्यादा प्रोवाइड करवा सकते हैं उतने ज़्यादा वैरायटी में, ठीक है, उसे सोशल और इमोशनल नए नए एक्सपीरियंसेस आप उन्हें करवा सकते हैं जब आपको इनकी इम्पोर्टेंस पता हो। देन राइट एक्सपेक्टेशन, ऐसे ही एक्सपेक्टेशन कि मेरा बच्चा जो है वो सिंगर ही बनेगा, वो साइंटिस्ट ही बनेगा, वो डॉक्टर ही बनेगा, वो क्रिकेटर ही बनेगा। ये एक्सपेक्टेशन आपको तब ही करनी चाहिए जब आपको पता हो कि बच्चा जो है उसी फील्ड में अच्छा कर सकता है, क्योंकि हर एक का इंडिविजुअल अलग अलग ये होता है और किस टाइम पर वो कितना जो है शो कर सकता है अपनी एबिलिटीज एंड कैपेबिलिटीज। तो राइट एक्सपेक्टेशन कब होंगी, जब आपको इन प्रिंसिपल्स के बारे में अच्छे से नॉलेज होगी। So its knowledge help us to know what to expect and when to expect from an individual child with respect to his physical, mental, social development at different stages of development। अब हो सकता है कोई बच्चा ऐसा है जिसे आप जितना अप्रिशिएट करो वो उतना ज़्यादा एफर्ट लगा सकता है, उतना ज़्यादा वो अच्छे से कर सकता है। कुछ ऐसे होते हैं जो चैलेंजिंग, जब उनके सामने सिचुएशन आती है वो तभी बहुत अच्छा कर पाते हैं, जब उनके सामने नॉर्मल या अप्रिसिएटिव मोड में रहते हैं तो वो इतना अच्छे से नहीं कर पा रहे, लेकिन अगर उन्हें चैलेंज किया जाए तो वो एक अलग ही स्टेज पर पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उन्हें अप्रिशिएशन चाहिए, अगर आप उन्हें चैलेंजिंग सिचुएशंस बहुत ज़्यादा दे देंगे, आप उनसे बिहेवियर उनसे नेगेटिव में रखेंगे, तो अपने आप को चैलेंज ना करने की बजाय और अपनी डेवलपमेंट को ही खो दें, अपना जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस ही खो दें, ऐसा हो सकता है। तो हर एक की अलग अलग जो है तरीका होता है, उससे डील करना पड़ता है। नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंट। अब इन्वायरमेंट का इम्पोर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है। इट हेल्प्स द पेरेंट्स एंड टीचर्स इन नोइंग एंड क्रिएटिंग इम्पोर्टेंस ऑफ हेरिडिटी and good environment, and which help us to pay sufficient attention over the environmental conditions। अब इम्पोर्टेंस ऑफ हेरिडिटी यहाँ पर देखेंगे कि जो पेरेंट्स से बच्चों में कोई डिजीज, कोई सिंड्रोम या इस टाइप से कुछ ना चला जाए, ठीक है, तो कई चीज़ों का ध्यान आपको हेरिडिटी के टाइम भी रखना पड़ता है। एक अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने के लिए भी रखना जरूरी होता है। जैसे आप देखेंगे मोस्ट स्कूल्स जो हैं उनमें आपने ये देखा होगा कि कोशिश की जाती है कि वो गांव या शहर के अंदर ना होकर एक शांत एरिया में, एक जो है साइलेंट प्लेस पर, जिससे आपकी स्टडीज में, आपकी जो लर्निंग की प्रोसेस है उसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, किसी तरह का कोई हर्डल ना आए, इस टाइप से वहाँ का इन्वायरमेंट सेट करने की कोशिश की जाती है। तो बहुत सी ये चीज़ें ज़रूरी हैं कि हेरिडिटी पर भी ध्यान दिया जाए, गुड इन्वायरमेंट पर भी ध्यान दिया जाए। इट हेल्प अस टू पे सफिशिएंट अटेंशन ओवर द इन्वायरमेंटल कंडीशंस। जब आपको पता होगा कि इन्वायरमेंट से आपको असर होता है, तभी आप उसे अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। लाइक अगर आप ऐसी जगह रहते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा शोर शराबा रहता है, देन मोस्ट पॉसिबली वहाँ के लोग जो हैं वो इरिटेबल रहेंगे। वहीं एक शांत जगह के लोग हैं, उनका मन भी बहुत शांत रहने वाला होगा। इट इज़ नॉट compulsory for each and everyone, but in general it can be observed। For conclusion, you can see that this stage of development plays very important role in the development
of personality of an individual. In order to establish an ideal society, parents, teachers, psychologists will have to build up competent and able children who should have the qualities like truthfulness, cooperation, self-control, self-dependence, obedience, and discipline in them. With such children, we can dream of having world, society, and fraternity. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पॉजिटिव सा कंक्लूजन दिया गया है, यानी कि जब भी आप अपना जो भी क्वेश्चन जब अटेम्प्ट कर रहे हो तो मोस्ट पॉसिबली आपको एक क्वेश्चन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर मिल ही जाता है आपके जो है क्वेश्चन पेपर में, या फिर ज़रूरी नहीं है इस पर, हर एक टॉपिक पर जब भी आप कंक्लूजन लिखें जहाँ पर आपकी जैसे थ्योरी वगैरह है तो कहीं ना कहीं आप उनमें खुद से ज़्यादा कुछ ऐड नहीं कर सकते, लेकिन जहाँ आपको खुद ऐड करना है और वो भी जब क्या हो, आंसर राइटिंग का लास्ट पार्ट हो जहाँ पर आप कंक्लूड कर रहे हैं, अपने आंसर को सम अप कर रहे हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी दिखनी चाहिए। ठीक है, तो वो चीज़ भी यहाँ दिख रही है। तो आप जब भी क्वेश्चन को स्टार्ट करें तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करें। अगर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में है तो चाहे आप एक एक उनकी डेफिनेशन ही देके और तभी उसको इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लें, और कंक्लूजन में भी दो तीन लाइनें लिख के अपना जो मेन पार्ट है, वो तो मेन पार्ट है जो पूछा गया है, वो मेन पार्ट है, लेकिन उसके अलावा भी इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन के लिए आप 2-4 लाइनें तो ज़रूर से ज़रूर लिख दें और उसको बहुत ज़्यादा लंबा भी ना करें। ठीक है, सो दैट वाज अबाउट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो हमने कर लिया है कंसेप्ट, मीनिंग और जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब बाकी हैं स्टेजेस और थ्योरीज। तो थ्योरीज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, अभी हमने ये 3 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं।